बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब से पीडीएम बनी तब से बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। पहली गिरफ्तारी इसको कह सकते हैं और सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमाओं में शामिल है और नैब ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी हुई है आमदन से ज़ायद असासों के केस में। ये नैब को मुतमईन नहीं कर सके ख्वाजा आसिफ साहब और नताइज निकल रहे हैं, पीडीएम बनने के भी नताइज निकल रहे हैं। और जिस तरह से नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज साहिबा ने जो बयानिया पकड़ा, जिस तरह की सियासत की, उसके नताइज निकल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये भी नहीं बता सके कि उन्होंने जिस कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की बकौल उनके, कि वहां से उन्होंने असासे बना लिए 26 करोड़ रुपए के, 26 करोड़ के असासों का वो नहीं बता सके कहां से इतनी दौलत उनके पास आ गई। और कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, कोई दस्तावेजात, कोई सबूत नहीं ला सके, जिसकी वजह से नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और नून लीग में यह सबसे बड़ी गिरफ्तारी कही जा रही है और इससे नून लीग हिल के रह गई है। अगरचे इस गिरफ्तारी से पहले ही पीपल्स पार्टी ने तो तबाह करके रख दिया मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज, नून लीग की सारी सियासत को। उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में आपको बता दूं कि खेल यहीं रुकता नहीं है। बड़ा केस मजबूत है। आमदन से ज़ायद असासों का केस नैब में इसलिए मजबूत होता है कि जिस पर इल्ज़ाम होता है उसने बताना होता है। नैब ने सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना है कि ये असासे हैं इस शख्स के, इसके नाम पर हैं। अब उसने साबित करना है कि ये मैंने बनाए किस तरह हैं। ये एक स्पेशल लॉ है। तो अब तक नजर आ रहा है ख्वाजा आसिफ ये साबित नहीं कर सके कि ये उनके कोई जराए थे जिनसे उन्होंने ये 26 करोड़ के असासे बनाए। लिहाजा ये प्रिज्यूम किया जाएगा, समझा जाएगा कि ये गैर कानूनी तौर पर ये पैसा कमाया गया था। सबसे खतरनाक नैब का केस यही होता है और ख्वाजा आसिफ के लिए बड़ा मुश्किल है इससे बचना। इसके अलावा उनकी अहलिया, उनके बेटे, वो भी इस वक्त एक बड़े मजबूत केस के घेरे में है, जहां उन्होंने गैर कानूनी सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज बना रखी हैं। वो भी केस उनके खिलाफ चल रहा है। तो सियालकोट में ये सब कुछ होता रहा है और ख्वाजा आसिफ साहब अब गिरफ्तार हो गए हैं। नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। अब इस बात का आप अंदाजा इसलिए इस बात से भी लगाइए कि जो पीपल्स पार्टी ने कर दिया है, पीपल्स पार्टी ने, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, पीडीएम का तो मैं पहले ही अपनी वीडियोस में बताता रहा हूं आपको कि इनका मुस्तकबिल तारीख है, ये टूटेगी। लेकिन इस तरह से टूटेगी, इतनी बेइज्जती होगी नवाज शरीफ की, कोई सोच नहीं रहा था। हत्ता के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो यह कहा है कि नवाज शरीफ वापस आए तो फिर लॉन्ग मार्च में शिरकत करें और उसके बाद फिर इस्तीफों की बात पर सोचा जा सकता है। अब इससे एक चीज वाज़ेह है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो सीनियर तरीन रहनुमाओं पर मुश्तमिल होती है, वो नवाज शरीफ साहब की बीमारी को ड्रामा करार दे रही है और वो कह रही है कि नवाज शरीफ वापस आएं और लॉन्ग मार्च में हिस्सा लें। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कह रही है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम तो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है, हमने हमेशा मज़ामती सियासत की है, नवाज शरीफ वापस आए और लॉन्ग मार्च में हिस्सा लें, फिर इस्तीफे की बात होगी। और फजलुर रहमान साहब के साथ तो उन्होंने तौबा तबाही करा दी है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ये कह रहे थे कि ये लोकल पॉलिटिक्स की वजह से अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में नहीं आ सकते तो ये हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम इनके लिए इस्तीफे दे देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस पर बड़ी नाराजगी का इजहार किया गया है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस चीज को ऑन कर रही है। यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मतलब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे अहम मजलिस, और उसमें बिलावल और जरदारी साहब, जाहिर है कि उनकी तरफ से जब ये खबरें सामने लाई जा रही हैं, इसका मतलब है कि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों को मान रहे हैं। इस्तीफों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुखालफत कर दी गई है। बिलावल हाउस के मुताबिक ये बातें बताई जा रही हैं कि इस्तीफों की मुखालफत कर दी है पीपल्स पार्टी ने और उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट के फोरम को छोड़ना सियासी तौर पर बेहतर नहीं होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन ने यह भी कहा कि इस्तीफे सेनेट इलेक्शन की राह में रुकावट पैदा नहीं कर सकते। अगर हमने इस्तीफे दे दिए तो इसके बाद आगे का लाहमल बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। तो यह बेवकूफ़ी है कि हम इस तरह से कोई काम कर दें। तो तीन तरह से झटका दिया है। एक तो कि जी इस्तीफे नहीं देंगे, फजलुर रहमान साहब की बेइज्जती की है, नाराजगी का इजहार किया है कि लोकल पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि ये हमेशा से जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालिफ रहा है सिंध में। हत्ता कि अभी हाल ही में ज़मीनी इलेक्शन हुए थे तो फजलुर रहमान ग्रुप ने साथ दिया था जीडीए का, तहरीक इंसाफ का जो मुश्तरका उम्मीदवार था उसका।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में और वो जीता, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमेशा से एक दूसरे मुखालिफ रहे हैं। और इसीलिए अगर फजलुर रहमान साहब यहाँ पर गड़ी खुदाबख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत करते तो कहा जा रहा था कि उनकी वहाँ से सियासत फिर खत्म हो जाएगी फजलुर रहमान ग्रुप की, तो इस चक्कर में वो नहीं आए। तो पीपल्स पार्टी ने इस पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है कि हमने उनको दावत भी दी, 2 दफ़ा जरदारी साहब ने फ़ोन किया और वो आ नहीं सकते अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर, तो हमसे वो इस्तीफ़ों का मुतालबा कर सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता वो किस तरह से करेंगे, और उनके लिए हम असम्बलियाँ छोड़ दें। जो शख्स हमारी मोहतरमा की बरसी में नहीं आ सकता उसके लिए हम असम्बलियाँ छोड़ दें, कभी नहीं होगा। अब नवाज शरीफ साहब ने जब ये देख लिया कि तबाही बर्बादी हो गई तो उन्होंने फ़ोन किया है फजलुर रहमान साहब को और मरीम साहिबा को भी, और कहा यह जा रहा है, खबरें ये हैं कि उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को कोई नई हिदायत जारी की हैं। मुझे तो ये लग रहा है, कुछ सीनियर साफी भी कह रहे हैं कि उन्होंने यही कहा है कि बेटी बर्बाद करके रख दिया, अब तो कुछ नहीं बचा। फजलुर रहमान अलग जलील हुए और पीपल्स पार्टी ने हमारे पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा, तिया पांचा करके रख दिया हमारा भी, और फजलुर रहमान का तो उसकी अपनी पार्टी ने कर दिया है। तो फजलुर रहमान साहब से भी बात किया कि अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या रह गया है करने को, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। फजलुर रहमान साहब के साथ हुआ यह है कि मौलाना शिनानी और सीनियर तरीन रहनुमाओं ने जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से फजलुर रहमान ग्रुप को साइडलाइन कर दिया है। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान को हम छोड़ते हैं, उन्होंने कहा जी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में हम थे, वो मौजूद है, और फजलुर रहमान ये कब्जा ग्रुप है और ये झूठा है, इसको हम अलग कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि इसकी तफसील बड़ी सुनने वाली है। मैं चाह रहा हूं कि मैं वो सारी आपको बताऊं, और आखिर में मैं नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट की जो कैंसलेशन है, यानी कैंसलेशन के बाद कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, नया पासपोर्ट हुकूमत लगता नहीं उनको देगी, तो उसके बाद फिर वो बरतानिया में कैसे रह सकेंगे, 2 ही ऑप्शन उसके पास रह जाएंगे, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साबिक चेयरमैन जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शिनानी ने फजलुर रहमान ग्रुप से अलहदगी इख्तियार करके जीओए पाकिस्तान को मुतहरिक करने का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने कहा है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान अकाबरीन से विरासत में मिली है और ये हम कब्जा ग्रुप नहीं चलने देंगे। उनका कहना था कि हम किसी झूठ का साथ नहीं दे सकते, अपने साथियों को तरगीब दिलाएं कि जमात के साथ राब्ते ना तोड़ें, मुतहरिक और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के लिए काम करें। हम दस्तूर के मुताबिक जो ये का हिस्सा हैं और रहेंगे। इससे पहले नाराज रहनुमाओं ने जो इजलास किया उसमें मौलाना शुजाउल मुल्क समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की, और हाफिज हुसैन अहमद साहब का तो एक एक जुमला सुनने वाला है। सीनियर रहनुमा है, उन्होंने JUI के नाराज अरकान के इजलास से बजरिया वीडियो लिंक खिताब किया, जिसमें कहा कि हमने जमात छोड़ी है, ना अलहदी इख्तियार किया। फजलुर रहमान के मुकाबले में मौलाना खान शिरानी का नाम पेश किया गया था। अब वो असल कहानी बता रहे हैं कि गड़बड़ कहां हुई। फजलुर रहमान के मुकाबले मौलाना खान शिरानी का नाम पेश किया था, जिसके बाद 3 दिन तक JUI ने इजलास तलब नहीं किया। फजलुर रहमान ने अरकान को मजबूर किया कि मौलाना शिरानी दस्तबरदार हो जाएं। कोशिश की गई कि फजलुर रहमान को जमात का ताहयात अमीर मुंतखब किया जाए। हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि जब बाज अरकान ने दस्तूर का हवाला दिया तो इनकी बात ना सुनी गई। आज़ादी मार्च के 13 दिन के अंदर मुस्लिम लीग नून ने अपनी डील तय कर ली। अब ये मुस्लिम लीग नून का भी भांडा फोड़ रहे हैं कि नवाज शरीफ ने क्या किया। 13 दिन के अंदर, जब आज़ादी मार्च उन्होंने पहले किया था, धरना दिया, 13 दिन के अंदर मुस्लिम लीग नून ने अपनी डील तय कर ली और नवाज शरीफ सेहत के बहाने को बुनियाद बनाकर बाकायदा NRO से लंदन गए, जहां वो आज भी बैठे हैं। मरियम उनके वालिद ने पुरस्रार खामोशी इख्तियार की। हमने कारकुनान को जवाब देने के लिए इस खामोशी और लंदन का पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया गया। हाफिज हुसैन अहमद ने कहा हम ना कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं ना बनाएंगे, हम पार्टी आइन पर अमल दरामद चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नैब बुलाती है तो सबको नैब में पेश करेंगे, बताया जाए, यानी पूरी जमात जाएगी, फजलुर रहमान साहब कहते हैं। तो हाफिज हुसैन साहब इस पर शदीद गुस्से में हैं। वो कहते हैं बताया जाए कि पूरी PDM मौलाना के साथ नैब क्यों नहीं जा सकती। खुद नवाज शरीफ PDM के लिए PDM को लेकर नैब में पेश क्यों नहीं हुए। मरियम नवाज, एहसन इकबाल अकेले नैब में पेश हो सकते हैं, तो मौलाना अकेले क्यों नहीं हो सकते। अंदाजा लगाए, उनके दहाइयों तक करीब रहने वाले लोग भी कह रहे हैं कि आप ये क्यों नौजवानों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं नैब मुझे बुलाएगा तो सारे साथ जाएंगे, सबको साथ जाएंगे, वो धमका रहे हैं। उसके जवाब में हाफिज हुसैन अहमद साहब ये बातें कर रहे हैं और कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मेरी जमात मेरी जागीर है। PDM वाले अपनी जमात को साथ लेकर नैब के सामने पेश क्यों नहीं होते। इजलास में शिरकत करने वाले साबिक सेनेटर इस्माइल बुलेदी ने मौलाना फजलुर रहमान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मौलाना ने पार्टी को जाती जागीर बनाया है। मौलाना शुजाउल मुल्क ने लुत्फुर रहमान, तलहा महमूद पर सेनेट में पार्टी वोट फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि पार्टी टिकट पैसों के एवज बेचे जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक एक करके सारा भांडा फूट रहा है। तो फजलुर रहमान साहब की जमात, उसके अंदर से जिस तरह से, यानी
ये तो 31 दिसंबर तक मांग रहे थे इमरान खान का इस्तीफ़ा, वो तो आया नहीं, अपनी पार्टी तितर बितर हो गई। और वो मरियम साहिबा जो कहती थी ना, उनका बड़ा सोशल मीडिया पे चला कि ये कहते हैं कि मौलाना यहाँ पर गड़ी खुदाबख्श नहीं आए, पीडीएम टूट गई, हा 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 हा, और बिलावल जो है वो फलां जगह नहीं आए तो हा 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 जी ये हो गया। इस तरह से करती थी कि मर्दान में नहीं बिलावल आए तो जी पीडीएम टूट गई, हा हा हा, तो ये खौफजदा है फलां। अब शायद वो हा 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 उनके अपने लिए हो गई है, ओहो हो कि ये क्या हो गया है, अब तो कोई बात रह नहीं गई। पीपल्स पार्टी ने जो कर दिया है मरीम साहब के वालिद के साथ। और वैसे शहबाज गिल साहब ने अजीब जुमला कहा, उन्होंने कहा जी ये तो जरदारी की कनीज़ बन गई और उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिला, उन्होंने तो ये कहा है। तो बहरहाल अब आखिर में मैं आपको बता दूं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनका पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट सिर्फ 2 माह रह गए हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी मियाद ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वो शहरियत खो बैठेंगे एक तरह से। यानी पासपोर्ट जब नहीं होगा तो उसके बाद वो किसी मुल्क में नहीं जा सकते, यानी वो बरतानिया में कैद होकर रह जाएंगे, बगैर पासपोर्ट के वो सफ़र नहीं कर सकते। तो या तो फिर बरतानिया में वो एक तो कैद हो गए, फिर उनको या तो पाकिस्तान से दोबारा पासपोर्ट हासिल करना होगा, एक्सटेंशन उसमें करवानी होगी, पाकिस्तान आना होगा, तो वो तो लगता है आएंगे नहीं। फिर दूसरा ये है कि मल्का बरतानिया की वफ़ादारी करते हुए उनको साइलम सीख करना पड़ेगा वहाँ पर बरतानिया में कि मुझे यहाँ पर पनाह दी जाए और मैं अपने वतन अब वापस नहीं जाना चाहता पाकिस्तानी, क्योंकि वहाँ पर अब इक़्तिदार तो है नहीं, बेटे मेरे बच्चे सारे यहाँ की नेशनल हैं, तो यहाँ पर उनकी पनाह बनती है, लिहाजा वो अब वहाँ पर पनाही की दरख्वास्त करेंगे। और तो लगता यह है कि बरतानिया खुशी खुशी, चूँकि पहले ही वो सारी बातें मान रहे हैं, तो मज़ीद बरतानिया की बातें मानेंगे, तो यही ऑप्शन रह गई है। और इस बारे में नवाज़ शरीफ साहब मुशावरत कर रहे हैं और हुकूमत भी मुशावरत कर रही है अपने कानूनी माहिरीन से कि अब नवाज़ शरीफ के साथ क्या किया जाए। सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो नवाज़ शरीफ शदीद तन्हाई का शिकार हो गए हैं, पीपल्स पार्टी के पीछे चले थे और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने तमाम जो जुल्म किए थे, नून लीग ने, नवाज़ शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर या जरदारी साहब जो समझते हैं उन पर जुल्म किए गए थे, जो पीपल्स पार्टी के साथ किया, आज उन्होंने उसका बदला ले लिया है। तो अब देखें आगे, अब कहाँ का लॉन्ग मार्च, कहाँ की पीडीएम और कहाँ धड़न तख्ता हुकूमत का। ये तो अपना ही धड़न तख्ता कर बैठे हैं और अपनी पार्टी के अंदर जो तोड़ फोड़ है हर एक पार्टी के अंदर, वो तेज़ तरह होती चली जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।